भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी, पृष्ठ संख्या 420 के बचे विभाग से शुरू करते हैं 432 तक। अमेरिकी न्यायपालिका, वर्तमान में भारत में भी यह मांग की जा रही है कि न्यायाधीशों को अवकाश प्राप्ति के बाद कोई भी पद न दिया जाए जो न्यायिक स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है, और यह उल्लेखनीय है कि अमेरिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति आजीवन के लिए होती है। भारतीय न्यायपालिका और संयुक्त राज्य अमेरिका में अंतर है। भारतीय न्यायपालिका में एक ही उच्चतम न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर जनपद न्यायालय है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और केंद्र के अलग अलग न्यायालय हैं। संघ के अंदर संघीय सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे सर्किट न्यायालय, उसके नीचे जनपद न्यायालय, ठीक है। जबकि राज्यों के लिए न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय अलग है, फिर उसके नीचे उच्च न्यायालय है और उसके नीचे जनपद न्यायालय है, अलग अलग जनपद, ठीक है। अमेरिका में न्यायालयों की शक्तियाँ अधिक हैं, इसलिए न्यायालय को तीसरा सदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीसरा सदन, क्योंकि विधायिका द्वारा निर्मित किसी विधि को न्यायालय पूर्णतः परिवर्तित कर सकता है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता का विचार पाया जाता है और संविधान में विधि की उचित प्रक्रिया का सिद्धांत अपनाया गया है, ठीक है। संविधान में विधि की उचित प्रक्रिया का सिद्धांत पाया गया है। अर्ध अध्यक्षात्मक शासन जो है, जो फ्रांस में इसका उदाहरण है, इसके बारे में जानते हैं। फ्रांसीसियों के द्वारा ब्रिटेन के संसदीय प्रणाली और अमेरिका के अध्यक्षीय शासन के बीच एक मध्यम मार्ग की तलाश की गई और फ्रांस में संसदीय एवं अध्यक्षीय विशेषताओं का समन्वय किया गया, ठीक है। संसदीय और अध्यक्षीय का समन्वय कर के उत्तरदायित्व एवं स्थायित्व के बीच संतुलन स्थापित करने का कार्य किया गया। फ्रांसीसी संविधान में अध्यक्षीय शासन के लक्षण क्या क्या है वो जानते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन सीधे आम जनता के द्वारा होता है, जिसमें सेकंड बैलेट सिस्टम रन ऑफ सिस्टम है, ठीक है। सेकंड बैलेट सिस्टम मतलब रन ऑफ सिस्टम। इसमें कैंडिडेट जो है ए 45%, बी को 40%, सी को 15% अगर वोट मिले तो दोबारा इलेक्शन होगा जब तक कोई बहुमत ना पा जाए, ठीक है। 15% को हटा करके देखा जाएगा, अगर जिसको बहुमत होगा उसको चुना जाएगा, अगर नहीं है तो दोबारा चुनाव होगा। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता भी करता है। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए भारत की तरह होता है, जिसके पहले उसे अपने पद से नहीं हटाया जा सकता। फ्रांस का राष्ट्रपति आम जनता के प्रति ही उत्तरदायी होता है, क्योंकि वो जनता के द्वारा सीधे निर्वाचित है। कार्यपालकीय शक्तियां राष्ट्रपति में ही निहित रहती हैं, इसलिए राष्ट्रपति ही शासन का वास्तविक एवं संवैधानिक प्रधान दोनों होता है, ठीक है। अब जानते हैं फ्रांसीसी संसदीय शासन क्या है, किस तरह से है फ्रांसीसी संसदीय शासन, उसके बारे में देखते हैं। फ्रांस में मंत्रिमंडल एवं प्रधानमंत्री संसद के निम्न सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। किसके ऊपर होता है? संसद के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। निम्न सदन के द्वारा मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। निम्न सदन के द्वारा मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है और प्रस्ताव पारित होने पर समूचे मंत्रिमंडल को त्याग देना होगा, जिससे राष्ट्रपति नए प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की नियुक्ति करे, जिसके कारण राष्ट्रपति को नया प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की नियुक्ति करेगा। अतः शासन के स्थायित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शासन के स्थायित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मंत्रिमंडल के हटने से राष्ट्रपति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरा मंत्रिमंडल चुन लेगा। इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि फ्रांसीसी संविधान एक हाइब्रिड व्यवस्था है, जिसमें स्थायित्व एवं उत्तरदायित्व के बीच समन्वय एवं सामंजस्य किया गया है, इसलिए इसे टेलर मेड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रांस के संविधान को? टेलर मेड कॉन्स्टिट्यूशन। अब जानते हैं हम एक दूसरे देश के बारे में, जर्मनी का संविधान क्या है, कैसा है जर्मनी का संविधान, जानते हैं। प्रथम, सकारात्मक अविश्वास प्रस्ताव। जर्मनी के संसदीय शासन में स्थायित्व बनाए रखने के लिए एक सकारात्मक अविश्वास प्रस्ताव का प्रयोग किया जाता है। सकारात्मक अविश्वास प्रस्ताव का प्रयोग किया जाता है, जिसके अनुसार सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति तभी दी जाएगी जब विपक्षी दल भविष्य की वैकल्पिक सरकार का प्रारूप प्रस्तुत करे। तभी उनको अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का हक मिलता है, जब विपक्षी दल भविष्य की वैकल्पिक सरकार का प्रारूप बता सके कि कैसा होगा, प्रारूप प्रस्तुत करना होगा उनको भविष्य की वैकल्पिक सरकार का, ठीक है। ऐसा नहीं कि जब मन हुआ तब अविश्वास ला दिए। दूसरा, हाइब्रिड चुनावी व्यवस्था। इनकी चुनावी व्यवस्था हाइब्रिड है। देखते हैं क्या है इनकी चुनावी व्यवस्था। जर्मनी की चुनावी व्यवस्था, संसदीय शासन के निम्न सदन में चुनाव की हाइब्रिड प्रणाली स्वीकार की गई है, क्योंकि आधी सीटों के लिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम
तथा शेष आधी सीट के लिए अनुपातिक प्रणाली का प्रयोग किया गया है। आधी सीटों के लिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और आधी सीटों के लिए अनुपातिक प्रणाली का प्रयोग किया गया है। ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जर्मनी के लिए अनुपातिक प्रणाली है, लिस्ट सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, जिससे अस्थायित्व एवं प्रतिनिधित्व के बीच संतुलन स्थापित हो सके, अस्थायित्व और प्रतिनिधि के बीच संतुलन बन सके। अब जानते हैं स्विट्जरलैंड के संविधान के बारे में। स्विट्जरलैंड का संविधान कैसा है? स्विट्जरलैंड के संविधान में बहुल कार्यपालिका है, ठीक है। स्विट्जरलैंड में एक साथ 7 राष्ट्रपति कार्य करते हैं, ध्यान रखिएगा, आपको आश्चर्य होगा। स्विट्जरलैंड में एक साथ 7 राष्ट्रपति कार्य करते हैं और 7 दल से आते हैं, और 7 दल से आते हैं, एक दल से नहीं। इसलिए वहाँ उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री जैसा कोई प्रावधान नहीं है। वहाँ पर उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री जैसा कोई प्रावधान है ही नहीं, ठीक है। और अनुपातिक चुनाव प्रणाली होने का, चुनाव प्रणाली कैसी है स्विट्जरलैंड की? अनुपातिक चुनाव प्रणाली है, ध्यान रखिएगा, अनुपातिक चुनाव प्रणाली है। 7 राष्ट्रपति 7 अलग अलग राजनीतिक दलों से आते हैं और 7 की हैसियत एक समान होती है। और 7 की ये नहीं कि हैसियत किसी की बहुत ज़्यादा है वो अपनी जुट चलाएगा, उसकी हैसियत एक समान है, ध्यान रखिएगा स्विट्जरलैंड में। परंतु उन्हें अलग अलग मंत्रालय आवंटित किए जाते हैं, लेकिन मंत्रालय उनका अलग अलग होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, अलग अलग मंत्रालय आवंटित। अतः स्विट्जरलैंड के संविधान को भी संसदीय और अध्यक्षीय दायरे में वर्गीकृत करना संभव नहीं है। इसलिए आप स्विट्जरलैंड के संविधान को संसदीय और अध्यक्षीय दायरे में वर्गीकृत नहीं कर सकते। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, स्विट्जरलैंड में चुनाव आयोजित होते हैं, ठीक है, चुनाव होता है, परंतु शासन में जनता की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए अनेक माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। शासन में जनता की सहभागिता के लिए अनेक माध्यमों का प्रयोग है। एक प्लेबिसाइट जनमत संग्रह, एक रेफरेंडम जनमत, एक इनिशिएटिव और एक रिकॉल वापस बुला लेना, ठीक है। प्लेबिसाइट होता है जनमत संग्रह, जिसमें क्या होता है, किसी अल्पसंख्यकों एवं राजनीतिक मुद्दों से संबंधित, किसी अल्पसंख्यकों या राजनीतिक मुद्दों से संबंधित अथवा अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर नागरिकों का मत पता करने के लिए जनमत संग्रह का आयोजन किया जाता है। एक है रेफरेंडम, राज्य द्वारा निर्मित विधियों के संबंध में आम जनता की राय ली जाती है। चुने जाने के बाद 7 राष्ट्रपति राज्य द्वारा जो निर्मित विधि है उस पर जनता की राय लेती है, ठीक है। इसलिए वहाँ न्यायिक पुनरावलोकन का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि स्विट्जरलैंड में न्यायिक पुनरावलोकन का कोई प्रावधान है ही नहीं, वहाँ जनमत संग्रह से डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। इनिशिएटिव, किसी विधि के निर्माण के लिए आम जनता द्वारा पहल की जा सकती है, वहाँ पर आम जनता के द्वारा भी पहल की जा सकती है, इनिशिएटिव लिया जा सकता है। और एक निश्चित संख्या में नागरिकों के अनुरोध के बाद, एक निश्चित संख्या होगी जिसके अनुरोध के बाद विधायिका विधि का निर्माण करती है, ठीक है। रिकॉल, ठीक है, जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को उनके कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही कार्यकाल वापस बुलाया जा सकता है, ठीक है। संघीय शासन का बेहतरीन मॉडल क्या है वो जानते हैं, ठीक है। स्विट्जरलैंड के संघीय शासन में विस्तरात्मक मतलब त्रिस्तरात्मक है, 3 टायर शासन का प्रावधान किया गया है। स्विट्जरलैंड के संघीय शासन में त्रिस्तरात्मक है, ध्यान रखिएगा, 3 स्तर है, जहाँ संघ, राज्य और कैंटन मतलब स्थानीय शासन का प्रावधान है। संघ भी है, राज्य भी है और कैंटन्स है। कैंटन्स का मतलब वहाँ होता है स्थानीय शासन का प्रावधान, ठीक है, कैंटन्स। यहाँ पर स्विट्जरलैंड के राज्यों के अपने संविधान है। स्विट्जरलैंड में जो राज्य हैं उन राज्य के अपने संविधान है, ठीक है। राज्यों को अत्यधिक स्वायत्तता प्राप्त है, जैसे अमेरिका में अपना संविधान है राज्यों का, और वे अंतर्राष्ट्रीय समझौते करने के लिए स्वतंत्र हैं, और वहाँ के राज्य अंतर्राष्ट्रीय समझौते करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। और वहाँ शासन के तीनों स्तर को समान वित्तीय संसाधन प्राप्त होते हैं। वहाँ शासन के तीनों स्तरों को समान वित्तीय संसाधन मिलते हैं, समान वित्तीय संसाधन, ध्यान रखिएगा। और स्थानीय शासन अत्यधिक शक्तिशाली है, और स्थानीय जो शासन है वो स्थानीय शासन शक्तिशाली है, अत्यधिक शक्तिशाली, जिसकी अनुमति के बिना उसकी अनुमति के किसी व्यक्ति को निवास की सुविधा नहीं दी जा सकती, किसी भी व्यक्ति को निवास की सुविधा नहीं दी जा सकती है, ध्यान रखिएगा। और इस्लामिक मुल्कों में तो कोई होता ही नहीं है इस तरह का ज़्यादा कुछ। एक दलीय शासन, चीन में जानते हैं क्या कुछ है। लोकतांत्रिक देशों की भांति साम्यवादी शासन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं पाई जाती। साम्यवादी शासन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं पाई जाती, अपितु एक दलीय शासन पाया जाता है, जिसमें शासन की सभी शक्तियां केंद्रित होती हैं। शासन की शक्ति
केंद्रित है, ठीक है। और चीन का जनवादी दल पीपुल्स पार्टी ही शासन सत्ता का मूल केंद्र है। चीन में राजनीतिक दल का उद्देश्य समाजवादी की प्राप्ति है। राजनीतिक दल का उद्देश्य क्या है? समाजवाद की प्राप्ति, ठीक है। और सेना के अधिकारी सिविल सेवक की सबसे पहली प्रतिबद्धता राजनीतिक दल के प्रति होते हैं। सेना के अधिकारी सिविल सेवक की सबसे पहली प्रतिबद्धता राजनीतिक दल के प्रति होती है, ठीक है। और जानते हैं जनवादी दल में क्या होता है? सेना होती है, कार्यपालिका जो राज्य परिषद है, राज्य का जो परिषद है वो कार्यपालिका है, नौकरशाही है, विधायिका है जो जनवादी कांग्रेस है, और न्यायपालिका भी है, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव, उसके नीचे है पोलित ब्यूरो की स्टैंडिंग कमेटी, पोलित ब्यूरो की स्टैंडिंग कमेटी जिसमें 7 लोग होंगे, पोलित पॉलिटिकल ब्यूरो जिसमें 25 होंगे, और पोलित पॉलिटिकल ब्यूरो, और उसके नीचे फिर सेंट्रल कमेटी होगी जो 200 होंगे, और उसके नीचे होंगे स्ट्रक्चर ऑफ पार्टी आम कार्यकर्ता, तो सबसे नीचे आम कार्यकर्ता, उसके ऊपर सेंट्रल कमेटी, उसके ऊपर पोलित मतलब पॉलिटिकल ब्यूरो 25 लोग, उसके ऊपर पॉलिटिकल ब्यूरो की स्टैंडिंग कमेटी 7 लोग, फिर कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव। अब जानते हैं चीन के साम्यवादी दल में 3 महान नेताओं की विचारधारा को स्थान दिया गया है। साम्यवादी दल का संस्थापक माओ और चीन में उदारीकरण करने वाले डेंग सियाओपिंग, ठीक है, डेंग सियाओपिंग, और साम्यवादी दल के वर्तमान महासचिव शी जिनपिंग, ठीक है। माओ, डेंग सियाओपिंग और फिर शी जिनपिंग। और साम्यवादी दल ने वर्तमान महासचिव को दल के आजीवन महासचिव के रूप में नियुक्त कर दिया है। साम्यवादी दल ने आजीवन महासचिव के रूप में शी जिनपिंग की घोषणा कर दी है। परिणाम स्वरूप जनवादी कांग्रेस ने शी जिनपिंग के आजीवन राष्ट्रपति घोषित कर दिया, जिससे यह प्रतीत होता है कि पार्टी की शासन सत्ता की संचालक है, ठीक है। पार्टी ही शासन सत्ता की संचालक है, पार्टी ही शासन चलाती है। विधायिका क्या है, कैसे क्या करती देखते हैं। चीन की विधायिका जो है, चीन में एक सदनीय विधायिका है। कैसी विधायिका है? एक सदनीय, जिसका नाम है जनवादी कांग्रेस। जनवादी कांग्रेस के लगभग 3000 सांसद है। कितने सांसद हैं? 200-400 नहीं, भारत की तरह 445, 3000 सांसद हैं, ठीक है, जनवादी कांग्रेस के पास, जिनकी एक वर्ष में एक बार बैठक होती है। एक वर्ष में कितनी बैठकें होती हैं? एक बार बैठक होती है। और इस बैठक में उनके द्वारा जनवादी कांग्रेस के स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होता है। इस बैठक में स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होता है, ठीक है। स्टैंडिंग कमेटी जिसकी संख्या 200 होती है, और 200 सांसद इसमें शामिल होते हैं, और जो अस्थायी संसद के रूप में कार्य करते हैं, जो अस्थायी संसद के रूप में काम करते हैं, महीने में बैठक करते हैं, ठीक है, जो 200 होते हैं सेंट्रल कमेटी। जनवादी कांग्रेस चीन की जो है जनवादी कांग्रेस ही राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। जनवादी कांग्रेस जो पॉलिटिकल पार्टी है वही राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है, और जनवादी कांग्रेस जो उसका वहाँ का संसद जो है उसको कहते हैं, वो राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है, और इसके द्वारा कार्यपालिका के अन्य सदस्यों का भी निर्वाचन होता है, और कार्यपालिका का भी निर्वाचन होता है, ध्यान रखिएगा चीन में। परंतु यह निर्वाचन वास्तविक रूप में जनवादी दल के निर्देश पर होता है, वास्तविक रूप में जनवादी दल के निर्देश पर ही होता है। विधायिका बजट निर्माण, विधि निर्माण और संविधान संशोधन भी करती है। विधायिका जो है वो पावरफुल है, वो बजट का भी निर्माण करेगी, विधि का भी निर्माण करेगी, और संविधान संशोधन भी करेगी। कार्यपालिका किस तरह की है चीन की, वो जानते हैं। कार्यपालिका में राष्ट्रपति सर्वाधिक प्रभावशाली है। यदि राष्ट्रपति साम्यवादी दल का महासचिव है, ठीक है, राष्ट्रपति साम्यवादी दल का महासचिव है, तो वह सर्वाधिक शक्तिशाली होगा, जैसा कि वर्तमान में है। राज्य परिषद कार्यपालिका के भाग के रूप में कार्य करता है। राज्य परिषद कार्यपालिका का एक भाग होता है, जिसका मुखिया प्रीमियर होता है, परंतु कार्यपालिका मुखिया प्रीमियर होता है, पीएम होता है, परंतु कार्यपालिका के सदस्य एवं कार्य जनवादी दल द्वारा ही निर्धारित होता है। कार्य जो है वो जनवादी दल जो है वहाँ की उनके द्वारा ही निर्धारित होता है, ठीक है। कार्य शासन में समन्वय। चीन में शक्ति पृथक्करण, शक्ति विभाजन, न्याय के पुनरावलोकन जैसा कोई प्रावधान नहीं है। वहाँ पर शक्ति पृथक्करण का कोई प्रावधान चीन में नहीं पाया जाता, ये कोई प्रावधान नहीं है। जनता, ठीक है, क्योंकि शासन के तीनों अंग एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका कार्यों को कभी भी असंवैधानिक घोषित नहीं करती है, ठीक है। न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका कार्यों को असंवैधानिक घोषित करती ही नहीं है। आगे जानते हैं साम्यवादी शासन के साथ उदारवादी अर्थव्यवस्था का सामंजस्य कैसा है चीन में, वो जानते हैं। साम्यवादी शासन और उदारवादी अर्थव्यवस्था का सामंजस्य।
चीन ने दुनिया में एक अजूबी व्यवस्था का निर्माण किया है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का प्रभाव प्रयोग किया गया है। ठीक है, उदारीकरण का प्रभावी प्रयोग हुआ है, जबकि शासन एक दल पर आधारित है। शासन वहाँ पर एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कठोर प्रतिबंध आरोपित हैं। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कठोर प्रतिबंध आरोपित हैं। ठीक है, और इसमें अब जानते हैं हम लोग, एक प्रश्न है, चीन के बारे में तो खत्म हो गया। अब एक प्रश्न है, यद्यपि से संकल्पना पर आधारित है, यद्यपि परिसंघीय सिद्धांत हमारे संविधान में प्रबल है और यह सिद्धांत संविधान के आधारभूत लक्षणों में एक है, परंतु यह भी इतना ही सत्य है कि भारतीय संविधान के अधीन परिसंघवाद सशक्त केंद्र के पक्ष में झुका हुआ है। यह एक ऐसा लक्षण है जो प्रबल परिसंघवाद के संकल्पना के विरोध में है। इस पर आप चर्चा कीजिए। एक प्रश्न है। एक और प्रश्न है घटनाक्रम पर आधारित। जानते हैं, भारतीय संघ की विशेषता को चिन्हित करना है आपको कि क्या है भारतीय संघ की विशेषता। भारतीय संघ की विशेषता है संघ राज्य एक दूसरे के समकक्ष एवं स्वायत्त हैं। ठीक है, संघ राज्य एक दूसरे के समकक्ष एवं स्वायत्त हैं। एक प्रश्न है इसमें कि कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, राज्यपाल राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान है। राज्यपाल राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान है। दूसरा, यह संघ सरकार का एजेंट है। ये सही है, यह संघ सरकार का एजेंट है। तीसरा, इसे केंद्र शासित क्षेत्रों का अतिरिक्त प्रभार दिया जा सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन सही नहीं है कथनों पर विचार करने के बारे में। आप विचार कर सकते हैं कि क्या कुछ है, लेकिन ये दिया नहीं गया है इसमें कुछ। तो यहीं पर 432 पेज यहाँ पर पॉलिटी का ये जो है वो ख़त्म होता है। इसका अंतिम पृष्ठ था और यहीं पर इसकी पूरी व्याख्या ख़त्म होती है। आगे हम अगर कुछ बनाएंगे तो अलग वीडियो क्लिप में देखेंगे। ठीक है, तो 432 पर यहाँ ये स्थगित हो जाता है, ख़त्म होता है। ठीक है, ये लास्ट वीडियो हुआ इसका। ठीक है, धन्यवाद।